नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज चली हुई है DSSS परीक्षा के लिए TGT, PGT हिंदी विषय से संबंधित। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारी DSSS की वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसियों के आने से और एग्जाम तक हमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और इसके साथ ही हमने ये सीरीज शुरू की है DSSS को टारगेट बनाते हुए हम अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से परीक्षा तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल दिया जाएगा जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, अपना टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले हमने पढ़ा 4 साहित्यकारों को, जैसे कि गारशा दाताशी, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत गारशा दाताशी की, फिर उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा। उसके बाद आए जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालक्रमानुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उसके साथ साथ उन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत अपना बहुत योगदान दिया है। जैसे कि हम बात करें, उन्होंने पहली बार कालक्रमानुसार कवियों का विभाजन किया है और तुलसीदास को बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवतार माना है। ये पॉइंट हम आगे चलते हुए भक्ति काल के अंतर्गत जिन जिन विद्वानों ने अपने मत रखे हुए हैं उनको सब इम्पोर्टेंट पॉइंटों को सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब उसके बाद जैसे कि गिरिशन ने अपने साहित्य के इतिहास में एक बहुत बड़ी बात और अच्छी बात भी की है। उन्होंने जैसे गारशा दाताशी के ग्रंथ में 738 कवि होने के बावजूद उन्होंने केवल 72 कवियों को शामिल किया और उसी के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन गारशा दाताशी ने अपने साहित्य के इतिहास में अन्य भाषा के कवियों को अलग रखा है और हिंदी भाषा के कवियों को अलग रखा है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात की है। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने पॉइंट की तरफ। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। फिर हमने पढ़ा मिश्र बंधु को। मिश्र बंधु 3 भाई थे। 3 भाइयों में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी पूछ लिए जाते हैं। उनके अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं है मिश्र बंधु में। इस तरह उन्होंने अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा मिश्र बंधु विनोद के नाम से, एक बहुत वृहद इतिहास था जिसमें कि रामचंद्र शुक्ल ने 5000 कवि, उनके साहित्य इतिहास में लगभग 5000 कवि होने के बावजूद उन्होंने बहुत बड़ा बहुत भारी इतिवार्तात्मक ग्रंथ कहा था 5000 कवियों होने के बावजूद भी। इसी के साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है जो उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से अपने कवियों का जीवन परिचय लिया। उन्होंने बहुत सारे कवियों का जीवन परिचय मिश्र बंधु विनोद की रचना से अपनी रचना के अंतर्गत रखा है। तो एक तरफ तो उन्होंने उनकी आलोचना की है और दूसरी तरफ ही उन्होंने उनके इतिहास से सहारा लिया है। बात करते हैं हम प्रकाशन वर्ष की। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में, और पद्धति की बात करें तो इन्होंने विदेहवादी पद्धति अपनाई है। जैसे कि गारशा दाताशी की वर्णानुक्रम और शिव सिंह सेंगर की वर्णानुक्रम रही और जॉर्ज ग्रियर्सन की कालक्रमानुसार रही, तो उन्होंने हटकर अपनी पद्धति को अपनाया है विदेहवादी पद्धति।
विधेयवादी पद्धति का मतलब क्या होता है? ऐसी पद्धति जिसमें सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर रचना लिखी गई है उन्हें विधेयवादी पद्धति कहा गया है। जैसे कि इन्होंने अपनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी एक हिंदी साहित्य क्या है इसकी कोटेशन को भी अपनी बोला है कि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है उसी प्रकार साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इस प्रकार उन्होंने अपने साहित्य के बारे में परिभाषा लिखी। विधेयवादी पद्धति को अपनाते हुए उन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह ग्रंथ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है। उन्होंने यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है। तो पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उन्होंने किसकी भूमिका के रूप में लिखा है या उसका अन्य नाम पहले का नाम क्या रखा गया था, इस तरह क्वेश्चन होता है। इन्होंने अगला पॉइंट होगा इनका, इन्होंने दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया है। जब हम कालखंड और नामकरण के को पढ़ेंगे तब एक एक कवियों को देखेंगे किस काल को उन्होंने क्या नाम दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमेशा दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया है। जैसे कि उन्होंने आदिकाल को आदिकाल भी कहा और वीरगाथा काल भी कहा। इसी तरह उन्होंने हर काल के दो नामों को अपनाया है। अगला साहित्यकार आता है हमारा आचार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला साहित्यकार होगा हमारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना होगी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उन्होंने इसमें 7 प्रकरण को शामिल 7 प्रकरण बनाए इस रचना के और 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का साहित्य इतिहास लिखा। उन्होंने अपने इस हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का साहित्यिक इतिहास को शामिल किया, समाये हुए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने 1000 वर्ष तक के साहित्य के इतिहास को लिखा है केवल, लेकिन उन्होंने जो अपना प्रथम भाग का प्रकाशन किया 1938 में किया है, इसलिए इनके ग्रंथ को अधूरा ग्रंथ माना गया है क्योंकि दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हो पाया। इस समय के बाद वो साहित्य इतिहास लिखना चाहते थे लेकिन पता नहीं किस कारणवश वो दूसरा भाग न लिख पाए और इसी कारण उनका दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हो पाया। इसीलिए ये पूछ लिया जाता है ना किस साहित्यकार का अधूरा साहित्य इतिहास माना गया है, तो हो जाएगा हमारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इनका जो ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है एक अधूरा साहित्य इतिहास माना गया है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले साहित्यकार की, जो कि जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को टक्कर दी है, होगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने साहित्य इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखा, परंतु उन्होंने इससे संबंधित 3 ग्रंथ लिखे हैं। जैसे कि फर्स्ट होगा हमारा हिंदी साहित्य की भूमिका, सन पूछ लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट, 1940 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953 में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इस नाम से एक साहित्यकार ने और ग्रंथ लिखा हुआ है भाई, वो होगा हमारा उदय नारायण तिवारी।
हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1953। इस प्रकार आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अपने 3 इम्पोर्टेंट ग्रंथों को लिखा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को के ऊपर भी कटास, बहुत सारा कटास किया है। उन्होंने अपनी परिभाषाओं में, अपने कथनों में साफ साफ कहा है। अगर भक्ति के बारे में भी अगर हम बात करें तो अगर इस्लाम में आया होता तो भक्ति का आना उतना ही स्वाभाविक होता जितना कि आज। तो इस प्रकार हम उनके सभी कथनों को, आचार्य रामचंद्र और हजारी प्रसाद के कथनों को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए आगे चलेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और उनमें हमें कन्फ्यूजन हो जाती है किस विद्वान का ये कथन है। तो अगर हम एक रणनीति के आधार पर तैयारी करते हैं, पॉइंटों को, तथ्यों को अच्छे से समझते हुए कहानी की तरह पढ़ते हैं, तो हमारी तैयारी भी अच्छी होगी। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।